Welcome to my channel History Dreamer. Today we will discuss about 1857 revolt. आज हम 1857 क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो या कि कॉलेज की सिलेबस के हिसाब से 1857 रिवोल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग 1857 रिवोल्ट के बारे में डिस्कशन करने के पहले हमको और दो ऐसा टाइम है, डेट है जो कि हमें उसे थोड़ा याद रखना है, जैसे कि 1707 और एक पीरियड है 1757। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 1707 का क्या रिलेशनशिप है, कहाँ पे है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो मिडियवल पीरियड था, मुस्लिम का शासन था, मुग़लों का शासन था। तो 1707 में औरंगजेब का डेथ हो रहा है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जितना सारा जो सुबह था, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोली हूँ, सुबह किसे बोले जाता था, जो कि मुग़ल पीरियड में उनका जो एम्पायर था, एम्पायर को स्मूथली रनिंग करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रनिंग करने के लिए एम्पायर को बहुत सारा प्रोविंस में डिवाइड किया गया था और उसको बोला जाता था सूबा। तो सूबा के जो गवर्नर थे उनको बोला जाता था सूबेदार। तो जब औरंगजेब का डेथ होता है, यहाँ पे बहुत सारे सूबेदार जो कि वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषणा करते हैं, उसके साथ भी इसके भी 1700 आफ्टर 1707 के बाद इनके भी बहुत सारे वीक सक्सेसर्स रहते हैं जो कि मुग़लों के वीक सक्सेसर्स रहते हैं। मतलब जैसे कि औरंगजेब के जैसे, शाहजहां के जैसे, अकबर के जैसे ऐसे रूलर कोई नहीं थे, बट वो लोग ऐसे ही स्मूथली रनिंग कर करके लेके जा रहे थे, धीरे 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 रनिंग करके लेके जा रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इनका फ़ायदा उठा के देखे, ब्रिटिशर्स भी तो पहले से आ गए हैं, 1600 के टाइम से वो आ गए हैं, उसके पहले पोर्तुगीज आ गए हैं, डच भी आ गए हैं। तो ये सब आने के बाद तो ये लोग देख रहे हैं 1707 के बाद, डेथ के बाद, तो ये लोग सोच रहे हैं, ब्रिटिशर सोच रहे हैं हम लोग कैसे पॉलिटिकली हम लोग भारत में एम्पायर को विस्तार करेंगे, ठीक है, मतलब टेरिटोरियली एक्सपांसन करेंगे अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 1757 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला के साथ फाइटिंग हो रहा है। तो 1757 का जो फाइट हो रहा है इसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी हो रहा है, बैटल ऑफ प्लासी। और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये युद्ध जो हो रहा है ये इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ नहीं हो रहा है, मीर कासिम और जो नवाब थे यहाँ के, अवध के नवाब और शाह आलम सेकंड के साथ हो रहा है। तो ये बैटल के बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी पावर था उसको वो लोग हासिल करते हैं। तो दीवानी पावर कब ग्रांट करते हैं, इलाहाबाद ट्रीटी के जरिए से, उसको इलाहाबाद ट्रीटी बोला जाता है, इलाहाबाद ट्रीटी। तो कब हो रहा है, 1765 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है दीवानी पावर कब दिया गया था, 1765 में। इलाहाबाद ट्रीटी कब हुआ था, 1765 में। डुअल गवर्नमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था, डुअल गवर्नमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी पावर आ गया, तो वहाँ पे कुछ मुगलों को जो वीक वाले थे, तो उन लोगों को कुछ पावर दिया गया जो कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, रेवेन्यू वो लोग कलेक्शन करेंगे बट ये लोग शासन करेंगे। तो इनडायरेक्टली डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। तो इसे बोलते हैं 1765 का इम्पोर्टेंस। तो ये हो गया। तो बाद में क्या हो रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो धीरे 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 पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियस वे में, हर चीज़ में इंटरफेयर करने लगे। भारत में बहुत सारा चीज़ है जिसमें वो लोग इंटरफेयर करने लगे, जो कि भारत के जो लोग थे उनके बीच में तो ज़्यादा यूनिटी नहीं था, क्योंकि तब नेशनलिज्म का ग्रोथ नहीं हुआ था। नेशनलिज्म मतलब जातीयतावाद, जो देश के लिए जो प्यार, जो देश को बचाने के लिए, दूसरों के हाथों से देश को बचाने के लिए जो प्यार होता है वो नहीं था इंडियंस के बीच में, वो डेवलप नहीं हुआ था। तो वो लोग क्या करें, तो वो लोग चाहे धीरे धीरे, जब वो लोग 1757 से धीरे धीरे भारत के राजनीति हो, वो इकनॉमी हो, सोशली हो, सब चीज़ में जब वो इंटरफेयर करने लगे, तो कहीं ना कहीं
भारत के लोगों को खटका। भारत के लोग जो थोड़ा से पढ़े लिखे थे उनको समझ तो आ गया, बट फिर भी वो लोग ओपनली उनको रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओपनली वो लोग अपना वॉइस को रेज नहीं कर पा रहे। बट 1857 में जो हुआ, 1857 का जो महान विद्रोह हुआ, तो उसको सिपोही म्यूटिनी भी बोला जाता है। तो सिपोही जो थे तो वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड विथ ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, वो लोग बहुत चालाकी से भारत के लोग को इंटरफेयर कराते थे। भारत के लोग को क्या करते थे ना, तो जो अच्छे नौजवान लड़के थे तो उन लोगों को लेके वो आर्मी में एंट्री कराते थे, मिलिट्री में एंट्री करा के उनको मिलिट्री को स्ट्रेंथन बनाते थे, जिसके साथ उनका फाइटिंग होता था। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और भी उनका अमेरिका के साथ वार हुआ, जितना सारा देश है किसी के साथ जब वार होता था तो वो लोग क्या करते थे ना, भारत के मिलिट्री को लेके वहाँ पे बिठा देते थे। तो वहाँ पे जो फाइटिंग होता था बॉर्डर में, तो डेथ किसका होता था, भारतीय लोग का डेथ होता था। और भारतीय परंपरा के हिसाब में भी जो हमारे हिंदू लोग हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाते थे समंदर पार करके, वो सोचते थे हमारा रिलीजन ख़त्म हो गया। तो ऐसा कुछ चला था जो कि भारत का परंपरा के विरोध में ये चीज़ हुआ। तो उन लोगों को समझ आ गया कि ये लोग धीरे धीरे हम लोगों का भारत का संस्कृति को नष्ट करने आए हैं। तो तब एक मतलब वार स्टार्ट हो रहा है, रिवोल्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसे बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट। दिस वाज द इंट्रोडक्शन। तो हम लोग बॉडी को चलते हैं, तो देन आप समझ पाओगे तो क्या है ये। तो पहले देखते हैं, इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये जो है 1857 रिवोल्ट को बहुत सारे लोग बहुत टाइप्स का बोलते हैं। कोई कोई बोलता है, तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहला ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट था। उसके पहले भी लोगों के बीच में कुछ कुछ असंतोष तो था, जैसे कि 1817 में उड़ीसा में हुआ था एक रिवोल्ट, जिसे बोलते हैं खुर्दा रिवोल्ट, और पाइको विद्रोह भी बोलते हैं। तो वो भी हुआ था, जो कि भारत में वो भी पाइको लोग, जो भी वो हाँ, जो मिलिट्री टाइप के लोग, वो लोग भी फाइट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन ये इतना बड़ा सा इम्पैक्ट नहीं डाला था जितना 1857 रिवोल्ट डाला था। तो इसलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो पहला ये है ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो सेकेंड होता है क्या, इट बिगान एज ए रिवोल्ट ऑफ सिपोइज। तो ये जो सिपोइज जो थे, सिपोइज जो आर्मी लोग थे, मिलिट्री में थे जो लोग, सैनिक थे, तो वो लोग ही पहले फाइट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और वो किसके सैनिक थे, वो ब्रिटिशर्स के सैनिक ही थे। बट उनको कुछ कुछ पता चला उनके पॉलिसी के बारे में, तो वो उनके अगेंस्ट में राइवल हो गए। तो फिर देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। तो कुछ हद तक खाली सिपोही भी थे, कुछ हद तक, ज़्यादा से सिपोही थे, कुछ हद तक मासेस भी एंट्री किए थे उसमें, जो लोग का भी पार्टिसिपेशन था। तो और एक है, द रिवोल्ट इज़ नोन बाय सेवरल नेम्स। बहुत सारे नेम से इसको बुलाया जाता है, जैसे कि सिपोही म्यूटिनी भी बोला जाता है, जो सिपाही सब फाइट किए थे। तो इसको कौन बोलता है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये सिपोही म्यूटिनी था। और इंडियन म्यूटिनी, ग्रेट रिवेलियन भी बोला जाता है इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा। वो बोलते हैं एक इंडियन म्यूटिनी था, जो कि भारत की तरफ से एक म्यूटिनी था, जो कि अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, टू फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। और एक है ग्रेट रिवेलियन, इसको ग्रेट रिबेलियन भी बोला जाता है। तो और एक है द रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कौन बोला है, तो ये विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर बोले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कौन बोला है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो विनायक दामोदर सावरकर बोले हैं। तो कुछ कारण के द्वारा, बहुत सारा कारण था, जो कारण इसको पेव किया था, इसका वे को पेव्ड किया था। मतलब जो फर्स्ट हमारा जो 1857 रिवोल्ट था, उसको वो प्रोत्साहित किया था, कुछ कारण। तो सब कारण क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। फर्स्ट कारण है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि वो लोग एक्सपांशन करें, उनका जो टेरिटोरी है, तो टेरिटोरी में वो लोग फैक्ट्री बनाए हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं, यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। तो एक जगह जब वो लोग, सब जगह से परमिशन लेना पड़ता है। जब वो लोग का एम्पायर जब बढ़ जाएगा तो किसी से परमिशन नहीं लेंगे, धीरे धीरे वो पूरा भारत में राज करेंगे। तो ये उनका इंटरेस्ट था, माने टू स्प्रेड देयर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो फिर क्या है, पॉलिसी एक्सपांशन थ्रू, फिर कौन सा पॉलिसी के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे बोला जाता है राजस्व लोप नीति, राजस्व लोप नीति, जिसे बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और कौन किए थे,
डलहौसी स्टार्ट किए थे। डीडी से याद रख लेना, डलहौसी स्टार्ट किए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये इसके द्वारा डायरेक्टली अनेक्सेशन हो जाता था, मतलब एक टेरिटोरी है, ये पॉलिसी के द्वारा वो और किसी का एम्पायर है उसको लाके ये लोग अमलगमेट कर देते थे, एक जगह कर देते थे। तो फिर देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जो एक था, फिर और एक क्या पॉलिसी था थ्रू दिस पॉलिसी। तो कैसा था, जब कोई भी राजा या रानी हो, उनका जब अपना खुद का मतलब सॉन नहीं है, तो वो लोग कभी भी अडप्ट नहीं कर पाएंगे। अडप्ट जब करेंगे तो अडप्टेड सॉन को उनका राजा के हिसाब से स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो अडप्टेड सॉन था, तो वो बहुत दक्ष सॉन थे, तो वो चाहते थे कि वो उनको सिंहासन में बिठाएं, बट वो उनको परमिट नहीं किया गया। तो एक बड़ा सा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किया रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और रानी लक्ष्मीबाई डिस्कंटेंट हो गई। तो सतारा एक जगह था, नागपुर, झांसी, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा उनके जो ब्रिटिश के एम्पायर के साथ मिल गया। जैतपुर भी मिल गया, संबलपुर मिल गया, उड़ीसा का संबलपुर मिल गया, उदयपुर मिल गया, तो ये सब मिल गया। तो फिर द अनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध भी एक था जो कि 1856 में इसको मिला लिया गया। ये सब भी मिला तो मिला, ये तो मिला इसका टाइम पीरियड के हिसाब में, लेकिन 1856 में लास्ट जो था अवध को मिला लिए। अवध पूरा ठीक ठाक था। ये क्या हुआ ना, इसमें कुछ नेचुरल हेयर के बारे में कुछ नहीं था, मतलब जो सॉन अडप्टेड सॉन के बारे में कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या बोले ना, वो लोग एक इंस्पेक्शन के जारी किए, तो इंस्पेक्शन के द्वारा उन्हें पता चला, झूठ में वो लोग बोले कि माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए राजा जो मतलब योग्य नहीं है। तो ये एक तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इसके लिए अवध को जब मिला लिए, ये बहुत बड़ा मतलब एक डिसकंटेनमेंट क्रिएट किया इंडियंस के बीच में। बोले कि सब तो जो करे करे, फिर अवध को भी मिला लिए, जो कि जहाँ पे वो पॉलिसी लागू भी नहीं हो रहा है। तो और एक है क्या, द नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द फर्स्ट परपिट्रेटेड बाय द लॉर्ड डलहौसी। ये तो आपको मैं बोल दिया आगे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौसी के द्वारा प्रचलित हुआ था। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग द हिंदू रूलर विदाउट नेचुरल हेयर। जो एक इसका मतलब क्या था, जो हिंदू रूलर्स थे उनको अपने जब सॉन नहीं है तो अडॉप्टेड सॉन को अपना राजा या उनकी बेटा जो प्रिंस, उनको घोषित नहीं किया जा सकता है। और एक है सोशल एंड रिलीजियस कॉज। तो सोशल रिलीजियस कॉज क्या है, तो ये हमें देखना है, सोशल और रिलीजियस कॉज। तो इसको थोड़ा से ध्यान से देखना। द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, फर्स्ट होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आया, तो पहले अभी के लोग और पहले के लोग में बहुत फ़र्क था, क्योंकि अभी के लोग तो वेस्टर्नाइजेशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तब जब वेस्टर्नाइजेशन जब बैठा हमारे इधर आया भारत की तरफ, तो वो लोग क्या किए ना, बोले कि हमारा कल्चर नष्ट हो रहा है, इंडियंस बोले। फिर एक एक्ट पास हुआ 1850 में, जो हिंदू लॉ इनहेरिटेंस एनेबलिंग हिंदू हु हैड कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट हिज एंसेस्टर प्रॉपर्टीज। जो हिंदू लोग थे, तो कोई भी जब क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन चेंज कर देता था, तो उनको उनका प्रॉपर्टी दिया नहीं जाता था। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये एक लॉ पास किए, बोले कि तुम, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो क्रिश्चियन लोग थे, तो वो बोले कि हम लोग जब जब कोई क्रिश्चियन भी हो जा रहा है, तो उसका हक है उसका अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी को रख सकता है। तो ये बहुत बड़ा डिसकंटेनमेंट क्रिएट किया भारत के लोगों के बीच में। तो सोचे, बोले कि ये लोग तो धर्म भी चेंज कर रहे हैं, फिर अंसेस्टर प्रॉपर्टी को भी ले रहे हैं, और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा पूरा कल्चर को नष्ट कर रहे हैं। तो और एक क्या था, और ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया यहाँ पे, अबोलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड। पहले क्या करते थे ना, जो फीमेल जो बच्चे पैदा होते थे, तो उनको बचपन में उनको मार दिया जाता था। और एक है सतीदाह प्रथा, जो सती प्रथा जो बोला जाता है, वो है जब एक मर्द मर जाता था, मतलब एक जब उसका किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता था, वो भी फिर लड़का चाइल्ड मैरिज तब था, तो लड़का को तब 85 ईयर्स जब होता होगा, तो वो औरत को 25 ईयर्स होता होगा। तो जब उसका शौहर जब मर जाता था, तो मरने के बाद इसको भी आग में पेल देते थे, गिरा देते थे आग में। और उसको, ये भी बहुत बड़ा एक मतलब सुपरस्टिशियस बिलीव चला था, तो इसको ब्रिटिशर्स रोक दिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोक दिए, और विडो रीमैरिज किए, जो कि जो
जिसके हस्बैंड मर जाते थे तो विडो बन जाती थी, तो उसका शादीगर नहीं होता था, मतलब मैरिज नहीं होता था। फिर यहाँ पे क्या बोले ना, ब्रिटिशर्स बोले कि उनका भी हक है, वो भी मैरिज कर सकते हैं। तो ये जो था इंडियंस लोग के बीच में, तो वो बोले कि एक थ्रेट्स है, मतलब उनका कल्चर, उनका सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक मतलब क्या है, एक थ्रेट है। तो और एक क्या है, इंट्रोड्यूशन ऑफ वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया, was directly challenging the orthodoxy for Hindus and all Muslims। जो वेस्टर्न एजुकेशन जो क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इंग्लिश को वेस्टर्न एजुकेशन के हिसाब से इंट्रोड्यूस किए, जो कि मुस्लिमों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, हिंदू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। हिंदू लोग का होता है संस्कृत, ये लोग होता है अरबी या उर्दू। तो वो लोग चाहते थे कि अपना रीजनल लैंग्वेज में कुछ मतलब इंट्रोड्यूस हो, तो बट ये नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो फिर देखते हैं, इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ, ये भी जब बिठाए रेलवेज और टेलीग्राफ, तो ये लोग को डर आ गया कि वो लोग थोड़ा सा सस्पिशियन नज़र से देखने लगे, तो कुछ तो काला है, दाल में काला है, तो वो लोग देख के उनको एक डिसकंटेनमेंट आ गया। तो फिर देखते हैं इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पीजान्स एंड जमींदार्स वेयर इन्फ्यूरिएटेड बाय द हेवी टैक्सेस ऑन लोन ऑन लैंड। जो जैसा है कि पीजान्स जो थे, पीजान सेक्शन जो थे, उन लोगों को जमींदार लूटते थे और जमींदार को ब्रिटिशर्स लूटते थे। तो वो लोग क्या कहते हैं, हेवी टैक्सेस इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इतना सारा लैंड है, ये लैंड में तुम इतना उनका फसल हो रहा है, तो यहाँ पे जब नेचुरल कैलामिटीज आ गए, इनको फिक्स कर दिए कि 89% तुमको देना है, देना है। तो जब अच्छा फसल हुआ तो दे सकते थे वो लोग, नहीं तो वो लोग क्या बोलते थे ना, नेचुरल कैलामिटीज जब हो गया तो ये लोग क्या करेंगे ना, 89% तो लेना ही है इनको। तो यहाँ पे जमींदार क्या बोलेंगे ना, ये बोलेंगे कि तुम हमारे पास से लोन ले लो, तो लोन ले लो और उनको 89% दे दो। तो 89% ये भी ले लिए, और फिर जो ये जो लोन लिए, फिर लोन के जरिए से ये लोग लूटने लगे जमींदार। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब एक थ्रेट क्रिएट किया। उसके बाद देखते हैं स्ट्राइजेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। जो रेवेन्यू कलेक्शन भी किया गया वो भी बहुत मतलब हार्श मेथड के जरिए से, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं दिया तो छोड़ो माफ़ कर दे, ऐसे कुछ नहीं। वो बोलेंगे कि हाँ देना ही देना है, और ज़मींदारों को भी लूटे। ब्रिटिशर्स बोले कि सनसेट लॉ एक पब्लिश किए, बोले कि जब जो सूरज डूबने के पहले तुम लोग जब दे देते हो, मतलब रेवेन्यू जब दे देते हो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास से ज़मीन को छीन के लेकर स्नैच आउट करके दूसरे जमींदार को दे देंगे। तो यहाँ पे मेनी अमोंग दिस ग्रुप्स वेर अनेबल टू मीट द हेवी रेवेन्यू डिमांड। जो हेवी रेवेन्यू जो डिमांड किया गया है, बहुत सारे लोग दे नहीं पाए, तो वो उनके पास से जो ये था, उनका जो ज़मीन था, उनको जो दिया गया था लैंड, तो उसको कन्फिस्केटेड किया गया, मतलब ले लिया गया, दोबारा ले लिया गया, लेके दूसरे ज़मींदार को दे दिया गया। तो फिर देखते हैं लार्ज नंबर्स ऑफ सिपोइज बिलोंग टू, और एक चीज़ है जो कि इकोनॉमिक कॉज है, जो कि बहुत सारे सिपोइज जो थे जिसको वो लोग मिलिट्री में लेके एंट्री किए थे, तो उनका बैकग्राउंड पीजान्ट्री के साथ लिंक था, मतलब वो पीजान के बेटे होंगे, कोई चाची का बेटा होगा, थोड़ी ना उस टाइम में ज़्यादा जॉब था, तो पीजान्ट्री के बेटे होंगे, तो पीजान्ट्री फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो ये उनको अफेक्ट किया, उनको मतलब एक डिसकंटेनमेंट क्रिएट किया, और उनको दुख आया। तो वो लोग सोचे कि भारत के बारे में सोचे, मतलब नेशनलिज्म तो ज़्यादा भी नहीं था, मतलब हमारा भारत, हमारा देश, ऐसे तो फीलिंग्स नहीं था, फिर भी तो ये तो सोचते थे हमारा लोकेलिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर, ऐसे तो सोच आ जाता था। तो फिर देखते हैं आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, और ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड लीड्स टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे बोलते हैं, उद्योगीकरण, और क्या है औद्योगिकरण। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, तो वो लोग क्या किए ना, अपना फैक्ट्री के जरिए से, अपना मशीनों के जरिए से बहुत सारा चीज़ वो लोग रिफाइन वे में, जैसे कि एक ड्रेस पकड़ लो, एक साड़ी पकड़ लो, एक तंती, जो मतलब हमारे जो इंडिया के कास्ट है जो कि तंती है, वो लोग क्या करते हैं ना, अपना एक कपड़ा बुनते हैं, तो उनको टाइम कितना लगता है, 5 दिन लगता है, और 500 रुपये में वो लोग बेचते हैं। 5 दिन लगता है बनाने में, 500 रुपये में बेचते हैं। तो वो लोग क्या किए ना, हमारे यहाँ के कच्चा माल लेकर, तो वो लोग क्या किए ना, रॉ मटेरियल्स लेकर वो खुद बनाए अपने फैक्ट्री में,
हमारे लेबर के ज़रिए से, तो वो लोग क्या किए ना, उसको 200 रुपये में बेचे और बहुत कम टाइम में बहुत सारा मार्केट को कपड़ा आ गया। तो लोग किसका कपड़ा लेंगे, इसका लेंगे या इसका लेंगे, क्योंकि ये सूती का कपड़ा होता है, ये पॉलिस्टर का भी आ जाता था, हर कलरफुल और जल्दी सूखेगा और जल्दी, मतलब बहुत सारा इसका मेरिट्स रहता था, क्योंकि वो लोग मशीन में बनाते थे, तो ये लोग के पास मशीन नहीं था। तो इनका जो हैंडीक्राफ्ट जो था ये डाउन होने लगा। जो हमारा जो कुटीरा शिल्प था, जो हमारा जो छोटा इंडस्ट्री था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सब नष्ट होने लगा, तो इनका बढ़ने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। यहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैड टू कम्पीट विथ चीप मशीन मेड गुड्स। तो उसके साथ कंपटीशन करना, मतलब करना पड़ा, तो इसमें ये लोग हार गए, भारतीय लोग। उसके बाद है मिलिट्री कॉज। क्या है मिलिट्री कॉज, तो आपको पता है, जो कि इंडियन सिपोइज फॉर्म्ड मोर 87% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। मतलब 87% आउट ऑफ 100 से 87% इंडियन थे, इंडियन आर्मी थे, मतलब इंडियन सिपोइज थे। बट फिर भी ये लोग को इन्फीरियर फील किया जाता था, मतलब सोचते, ऐसा नहीं सोचते थे कि ये लोग हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये लोग सोचते थे कि 87% होने के बावजूद भी इनको सोचा जाता था ये छोटे हैं, ये भारतीय हैं, ये काले लोग हैं, मतलब इनका कुछ है नहीं, कास्ट है नहीं, ये मतलब जात नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके उनको छोटा करके सोचते थे। तो फिर क्या है, और एक है द इंडियन सिपोइज वॉज पेड लेस दैन यूरोपियन सिपोई। और उनको सेम रैंक में रहकर भी, मतलब एक ये ब्रिटिश का आदमी एक रैंक में है, जो रैंक में भारतीय लोग भी है, बट भारतीय लोग जो है उसको पे सैलरी 50% देने के टाइम में इसको 80% दिया जाता था, मतलब इससे वो लो करके दिया जाता था। और एक क्या है 1856 में लॉर्ड कैनिंग क्या किए ना, एक एक्ट पास किए जिसे बोलते हैं एनलिस्टमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि एक्ट विच रिक्वायर द सिपोइज मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। मतलब जो हिंदू थे, भारतीय हिंदू, उनका सोच था कि हम लोग जब समंदर पार होकर इस जगह से जब ये जगह चले जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्ट पास हुआ, ये एक्ट का रूल था कि हर जितने सारे सिपोही हो, इंडियन सिपोही, सब रेडी हो जाओ कि हमारा जो अक्रॉस द सी के उस तरफ हमारे ब्रिटिश लैंड में आप लोग को सर्व किया जाएगा, मतलब आप जाके वहाँ पे सेवा करोगे हमारा। तो ये बहुत बड़ा डिसकंटेनमेंट हो गया। तो फिर देखते हैं इमीडिएट कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि र्यूमर के जरिए से फैला था। कि पहला था रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कैट्रिजेस। जो ग्रीस्ड कैट्रिजेस किसे बोलते हैं, जो ये बंदूक था, तो इसमें जो जो एंट्री किया जाता था, जो कैट्रिज, तो उसको पहले दांत में, मतलब अपना जो टूथ है उसमें बाइट करके उसको ऐसे उसको बाहर करके तो फिर जाके इसको एंट्री किया जाता था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन र्यूमर स्प्रेड कैट्रिजेस ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल जो था, तो एक काओ और पीग के चर्बी से बना हुआ है। तो पीग को मुस्लिम लोग बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि ये हमारे रिलीजन का, मतलब जो इस्लामिक रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन का पार्ट नहीं है। इसको एक मतलब जो हेटेड पशु के हिसाब में देखा जाता है। लेकिन काऊ को मुस्लिम लोग बहुत पूजा करते हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि उसका चर्बी के जरिए से, उसके चर्बी से कैटरीज बने। मुस्लिम लोग नहीं चाहते कि पीक का चर्बी से कैटरीज बने और हम लोग इसको दांत में बाइट किए। जिसका नाम पकड़ने को ये लोग नफरत करते हैं, तो उसको कैसे उसका चर्बी को दांत में ले सकते हैं। और जो पूजा करते हैं हिंदू लोग, जो कि गाय को पूजा करते हैं, उसका चर्बी कैसे दांत में ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया, मतलब एक डिसकंटेनमेंट हिंदू मुस्लिम के बीच में। मतलब हिंदू भी क्रिश्चियन के अगेंस्ट में हो गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, मुस्लिम भी किसके अगेंस्ट में हो गया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो गया। तो बिफोर, यहाँ पे वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। बिफोर लोडिंग दिस राइफल्स द सिपोई हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कैट्रिजेस। बोथ हिंदू मुस्लिम सिपोइज रिफ्यूज टू यूज देम। हिंदू भी मना किए, मुस्लिम भी मना किए। लॉर्ड कैनिंग ट्राई टू मेक अमेंड्स ऑन द एरर ऑफ ऑफेंडिंग कैट्रिजेस। मतलब वो ऐसा भी चाहे, लॉर्ड कैनिंग चाहे कैट्रिजेस में जब कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मैं एरर को करेक्ट कर दूंगा। तो करेक्ट करने भी लगे, बट ये भारतीय के बीच में इतना सारा डिसकंटेनमेंट क्रिएट हो गया था, वो लोग नहीं चाहे कि ये कुछ किए, मतलब कैनिंग उसको बैन करे और फिर न्यू इंट्रोडक्शन, मतलब न्यू वाला कैट्रिज इंट्रोड्यूस करे। उनको वो सब सूझा नहीं, वो लोग क्या किए ना, फाइट करिए। तो पहला फाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ,
इन मार्च 1857 में मंगल पांडे सिपोही एट बारकपुर, जो कि बारकपुर में वो एक सिपोही थे जो कि वो मना किए कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो ये आप मंगल पांडे, आमिर खान का मंगल पांडे मूवी से आपको पता चल सकता है, वहाँ पे वो मूवी देख लेने से तो बहुत सारा नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो। तो वो जब मना कर दिए तो उनको क्या किया ना, 8 अप्रैल में उनको हैंग कर दिया गया, मतलब उनको डेथ सूली में चला दिया गया। तो ऑन 9 मई 85 सोल्जर्स इन मीरूट, तो जब ये चीज़ हुआ तो सब जगह स्प्रेड हो गया कि मंगल पांडे जो कि एक देश प्रेमी थे, जो कि मना किए और अपना वतन के लिए, अपना जो धर्म के लिए, अपना रिलीजन के लिए, अपना कल्चर के लिए वो कुर्बानी दे दिए। तो 85 लोग जो कि भारतीय शोल्डर थे मीरूट में, तो वो लोग भी मना किए हम लोग राइफल नहीं यूज़ करेंगे। तो यहीं से एक बड़ा सा डिसकंटेनमेंट क्रिएट हो गया। सारा जितना सारा जगह है, पूरा सारा तो मैं देश नहीं बोलूँगी क्योंकि पूरा इंडिया में जब होता तो वहाँ तभी मतलब 1857 में ही ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे उनको, जैसे कि ज़मींदार लोग, बड़े बड़े ज़मींदार लोग, वो ब्रिटिश को ही सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग भी सपोर्ट किए उनको ब्रिटिश को सप्रेस करने के लिए, इन लोगों का जो रिवोल्ट था इसको बंद करने के लिए वो भी कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा डिसकंटेनमेंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखे हैं सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ पटना से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक। ये युद्ध जो था, रिवोल्ट था, ये पूरा स्प्रेड हुआ था। तो और एक क्या है यहाँ पे, द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट इन दिस रीजन्स नेमली कानपुर, कहाँ कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था, लखनऊ में, बरेली में, झांसी में, ग्वालियर में, आरा में, बिहार में, ठीक है, यहाँ पे हुआ था। तो फिर देखते हैं लखनऊ में कौन कैसे हुआ था। लखनऊ किसका कैपिटल है, अवध का कैपिटल अवध। तो यहाँ पे थे बेगम हजरत महल, वन ऑफ द बेगम्स ऑफ एक्स किंग ऑफ अवध, टुक अप द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। एग्जाम में ऐसा पड़ेगा कि लखनऊ में कौन थे, कौन लीड किया था, तो बेगम हजरत महल, और लखनऊ का कैपिटल क्या है, अवध, ठीक है। फिर देखते हैं कानपुर, तो कानपुर में क्या है, द रिवोल्ट हैज़ लेड बाय नाना साहेब। तो कानपुर में जो थे नाना साहेब के द्वारा, ठीक है। अडॉप्टेड द पेशवा बाजीराव सेकेंड, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, जो पेशवा बाजीराव सेकेंड थे तो उनका कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब, जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। तो फिर देखते हैं ही जॉइंड द रिवोल्ट प्राइमरीली बिकॉज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेंशन बाय द ब्रिटिश। तो उनको पेंशन जो दिया जाता था, पेंशन से भी डिप्राइव्ड किया गया था, मतलब पेंशन देना बंद किया गया था। तो इसलिए नाना साहेब गुस्से से वो क्या किए ना, उनके अगेंस्ट में गए, और कहाँ का लीड किए थे, कानपुर का लीड किए थे। द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड विथ टेरिबल वेजेंस, मतलब क्या है ना, जो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी अप्लाई किया था, मतलब बहुत हार्शली उनको सप्रेस किया था। कुछ कुछ लोगों का डेथ भी हो गया। नाना साहेब जो थे वो झांसी तो मर गए, वो बैटलफील्ड में ही मर गई, बट ये जो थे नाना साहेब वो एस्केप कर लिए। उनके जो कमांडर थे टांटिया टोपे, तो वो लोग स्ट्रगल किए, नाना साहेब एस्केप्ड, वो चले गए जंगल को चले गए, बट उनका जो कमांडर था टांटिया टोपे वो लेकिन फाइटिंग को जारी रखे। तो द टांटिया टोपे वॉज फाइनली डिफीटेड, टांटिया टोपे लास्ट में डिफीट हो गई और उनको हैंग किया गया। फिर झांसी की जो थे, झांसी की जो रानी थे 22 ईयर्स ओल्ड रानी लक्ष्मीबाई, वो भी रिबल्स की फाइटिंग की, बट वो भी उनका अडॉप्टेड सन को राजा बनाने का कोशिश की, बट फिर भी उनका भी डेथ हो गया, कहाँ पे, अल्टीमेटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश, ठीक है। फिर देखते हैं ग्वालियर में कौन था, आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड, इनके बाद रानी लक्ष्मीबाई के बाद शी वॉज जॉइंड बाय टांटिया टोपे, टांटिया टोपे भी और सपोर्ट किए थे किसे, ग्वालियर में किसे सपोर्ट किए थे, रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट किए थे। फाइटिंग फॉलोड बाय रानी झांसी फॉट लाइक ए टाइग्रिश, जैसे कि एक शेरनी के जैसे लड़ाई करते करते वो भी वहीं पे उनका डेथ हो गया। तो फिर देखते हैं ग्वालियर वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्वालियर को रिकैप्चर कर लिया। और बिहार में कौन था, बिहार में कुंवर सिंह था, कुंवर सिंह याद रखना है, ब्रिटिश में बिहार में कुंवर सिंह। तो ये कहाँ पे, रॉयल हाउस ऑफ जगत, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पढ़ सकता है जगदीशपुर का कौन था, बिहार का कौन था, तो जगदीशपुर जो है बिहार का जगदीशपुर में था, कौन था,
क्योंकि वहाँ पे देखो जो लखनऊ है, ऐसा भी पढ़ सकता है कि अवध का कौन था, लखनऊ का कौन था। लखनऊ और अवध वो एक ही है, और यहाँ पे जगदीशपुर जो है बिहार का भी वही है। तो फिर इसको सप्रेशन करने के लिए क्या क्या पॉलिसी अप्लाई किया गया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लास्टेड मोर देन 1 ईयर, 1 साल तक ये कंटिन्यू रहा। इट वॉज सप्रेस्ड बाय द मिडिल ऑफ 1858 के बीच बीच में इसको सप्रेस किया गया, मतलब पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया गया। तो ऑन जुलाई 8 में क्या हुआ ना, 1857 में, सॉरी 1858 में, द 14 मंथ आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मीरूट, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बाद में बोले कि तुम लोग फाइटिंग मत करो, तो मैं कुछ कुछ पॉलिसी चेंज करूँगा और पीस लाऊंगा, मतलब शांति लाऊंगा। द प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट, इंडियन लीडर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो कि मतलब एक प्लेस के जो लीडर थे और उनको कौन सप्रेस किया था, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं यहाँ पे। इसको नोट बना लीजिए, आप पॉज करके वीडियो नोट बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक है दिल्ली, तो दिल्ली के तो कौन थे, बहादुर शाह सेकेंड, और इनको सप्रेस कौन किया था, जॉन निकोलसन, ठीक है। फिर लखनऊ को कौन थे, लखनऊ के जो कि बेगम हजरत महल थे, तो इसको कौन सप्रेस किया था, हेनरी लॉरेंस, एल, ठीक है। तो दिल्ली तो बहादुर शाह सेकेंड, इसको भी याद रखना, निकोलसन। और कानपुर नाना साहेब कॉलिन कैम्बल, ठीक है। इस के है, ये सी है, कॉलिन, ये है कानपुर नाना साहेब। झांसी या ग्वालियर लक्ष्मीबाई टांटिया टोपे, जो कि उनको जनरल ह्यूज रोज, तो ये याद रखना, लक्ष्मीबाई बहुत सुंदर थे, तो उनको कोई रोज दे के प्रपोज किया था। तो ऐसे आप रोज का साथ ही कनेक्ट कर लोगे झांसी के साथ, लक्ष्मीबाई के साथ। तो बरेली के कौन थे, खान बहादुर खान, बरेली जो था, बरेली के थे खान बहादुर खान, उनको सर कॉलिन कैम्बल किए थे सप्रेस, सर कॉलिन कैम्बल। इलाहाबाद और बनारस, जो कि मौलवी लियाकत अली थे, तो ये मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद या बनारस, उसको कॉलोनल ऑनसेल, ठीक है, वंसेल, ये उनको सप्रेस किए थे। बिहार के तो कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर किए थे, ठीक है। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो कि डिग्री का एग्ज़ाम हो, सब में काम आने वाला है, ठीक है। फिर वाई डिड रिवोल्ट फेल, तो रिवोल्ट तो हुआ, फिर फेल क्यों हुआ, मतलब ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, क्योंकि लिमिटेड अपराइजिंग, मतलब हर जगह अपराइजिंग नहीं होता, पूरा सारा भारत में अपराइजिंग नहीं हुआ था, ये मतलब नॉर्दर्न साइड में ही ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रिक होकर रह गया, नॉर्दर्न साइड में। बट ये जब इधर नहीं हुआ, ज़्यादा साउथ की तरफ नहीं आया। और क्या है, द रिवोल्ट वॉज मेनली कन्फाइड कहाँ पे हुआ, दोआब रीजन, सिंध, राजपूताना, कश्मीर, मोस्ट पार्ट्स ऑफ पंजाब, यहीं पे रह गया। तो प्रिंसली स्टेट सब जो थे, जो प्रिंसली, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट, वो लोग खुद को राजा के द्वारा शासित कर रहे थे, जहाँ पे ब्रिटिश का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ नहीं था। हैदराबाद हो, मैसूर हो, ट्रावेनकोर हो, कश्मीर हो, एज वेल आर स्मॉलर वंस ऑफ राजपूताना डिड नॉट जॉइन द रिबेलियन, ये लोग मतलब फाइटिंग में, जो रिवोल्ट में, ये लोग ज्वाइन नहीं किए, ये लोग इंडिपेंडेंट रहे। वो भारत क्या है, लोग क्या है, भारत के लोग कौन है, ये लोग कुछ भी इनको समझ नहीं आया, ये लोग कुछ भी नहीं किए, ये लोग खुद के बारे में सोच के रह गए। द साउदर्न प्रोविंसेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, साउदर्न पार्ट भी ये लोग पार्ट नहीं लिए, मतलब ये रिवोल्ट में पार्ट नहीं लिए। नो इफेक्टिव लीडरशिप भी बहुत अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप भी नहीं था, क्योंकि नाना साहिब तो थे, तांत्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, तो वो खुद का एरिया लेके वो लोग फाइट कर रहे थे, पूरा भारत को वो लोग लीडरशिप नहीं दे पाए, ठीक है। तो फिर और क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस, तो लिमिटेड रिसोर्सेस क्या है ना, रिवेल्स लैग रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मेन एंड मनी, तो उनका लोग भी कम थे और मनी के हिसाब में भी इनका रिवोल्ट के लिए पैसा भी कमी था, तो ये लिमिटेड रिसोर्स के लिए भी इनका फेलुअर हो गया ये 1857 का रिवोल्ट। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लासेस, मिडिल क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिवोल्ट, ये आपको पता है 1789 का जो रिवोल्ट हुआ था, कहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था बोलो, ये है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में मिडिल क्लास जो सेक्शन थे, उनको बुर्जुआ बोला जाता था, वो लोग के लिए ही ये फाइटिंग हो सका था, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपने अपने जगह के लिए और फाइटिंग के लिए, और मतलब किसी को भी जब अगेंस्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, वो लोग मिडिल सेक्शन रहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं किए।
तो जैसे कि द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, द रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जमींदार्स, वो लोग सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो लोग खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, सेल्फिशनेस के लिए वो लोग फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो रिजल्ट्स क्या था? एंड ऑफ कंपनी रूल, यहाँ पे कंपनी रूल का खात्मा हो गया। उसका डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन यहीं से स्टार्ट हुआ 1858 से। पूरा देखो 1600 से लेकर वो लोग 1757 तक क्या किए? ट्रेडर के हिसाब में काम किए। फिर 1757 से लेकर 1857 से लेकर तक वो लोग क्या कहने, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एक्सप्लॉइट किए भारतीय लोग को। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया। 1858 के बाद से यहाँ पे क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया। मतलब पहले प्राइवेट था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट आकर शासन करने लगा। इंडिया नाउ केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो फिर दिस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट द दरबार इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के दरबार में ही इसको इलाहाबाद दरबार भी बोला जाता है। यहाँ पे प्रोक्लामेशन हुआ, और जो कौन प्रोक्लेम किया मतलब जो बोलते हैं ना, डिक्लेयर किए कि रानी का शासन यहीं से स्टार्ट होगा 1858 से, और हम लोग तुमको अच्छा शासन देंगे, खुशी से आप रहने वाले हो, तो हम लोग आपका सारा डिमांड को पूरा करेंगे, तो हम लोग शासन करेंगे। तो यहीं से आ गया। कौन थी? रानी क्वीन विक्टोरिया। ठीक है। द इंडियन ऑफिस वॉज क्रिएटेड टू हैंडल द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। एक ऑफिस, मतलब जो इंडिया का ऑफिस एक क्रिएट किया गया, जो कि अच्छा एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए, अच्छा गवर्नेंस देने के लिए। उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस रहेगा। हम लोग रिलीजियसली भी, हम आपका रिलीजन को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हिंदू हिंदू बन के रहेगा, मुस्लिम मुस्लिम बन के, हम लोग कन्वर्शन नहीं करेंगे। तो तुम्हारा कस्टम एंड ट्रेडिशन को भी हम लोग मतलब रिस्पेक्ट देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या होगा? द गवर्नर जनरल्स ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय दैट ऑफ द वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, उसको वाइसरॉय में कन्वर्ट किया गया। पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट हुआ था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के टाइम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। फिर उसके बाद से हुआ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? ये तीनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे। तो वाइसरॉय गया। द राइट्स ऑफ इंडियन रूलर्स वे रिकॉग्नाइज्ड। जो हमारा जो अधिकार था, भारतीय लोग का अधिकार को भी स्वीकृति दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबोलिश किया गया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसको उठा दिया गया। राइट टू अडॉप्ट द सॉन्स और लीगल हेयर्स वाज एक्सेप्टेड। जो हर राजा या रानी हो, जो भी भारतीय हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, तो खुद अडॉप्ट कर सकते हैं सॉन। अपना बच्चे जब नहीं है तो दूसरे के बच्चों को वो गोद ले सकते हैं। तो मिलिट्री रिकॉग्नाइजेशन क्या हुआ? द रेशियो ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज्ड। जो रेशियो था, जो 2:3 ऐसा रेशियो था, 3% समझो ज़्यादा से ज़्यादा किसको जॉब देते थे? ब्रिटिश को जॉब देते थे। 2% किसे देते थे? इंडियन को देते थे। तो वहाँ पे रेशियो को भी इंक्रीज किया गया। उसके बाद इट वॉज अरेंज टू द डोमिनेंस ऑफ बंगाल। इट अरेंज टू एंड द डोमिनेंस ऑफ बंगाल आर्मी। जो बंगाल में जो आर्मी रहते थे, तो उनका बहुत डोमिनेंस था, वो सारा देश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सोचते थे कि हम लोग को पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एंट्री किया है, तो हम लोग ज़्यादा पावरफुल, बट वो चीज़ को भी उठा दिया गया। तो फिर देखते हैं बुक्स। 1857 रिवोल्ट के ऊपर बहुत सारा बुक्स लिखा गया है। तो बुक्स कौन राइटर क्या लिखा है? एग्जाम में ऐसा भी आता है कि ये बुक जो है, ये बुक को कौन सा राइटर लिखे थे। 1857 के ऊपर बहुत सारा बुक्स लिखा गया है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाई मेनी हिस्टोरियंस रोट द बुक्स टू explain about the 1857 revolt and the discontentment and the interest and powers of the Indian people against the Britishers. The books written on the revolt 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको विनायक दामोदर सावरकर लिखे हैं, जो कि VD सावरकर भी बोला जाता है। तो फिर सेकेंड जो बुक है उसको बोलता है रिबेलियन ऐसे ऐसे कम्मा उसका 1857 ए सिम्पोजियम। हाँ, तो इसे कौन लिखे? पूर्ण चांद जोशी, PC जोशी।
उसके बाद नेक्स्ट है द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 बाय जॉर्ज ब्रूस मैलेशन, जॉर्ज ब्रूस मैलेशन, ठीक है। तो फिर देखते हैं ग्रेट म्यूटिनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट, क्रिस्टोफर हिबर्ट के द्वारा ग्रेट म्यूटिनी लिखा गया है, क्रिस्टोफर हिबर्ट। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारा मतलब इजीली आपको नोट्स मिल रहा है। और जो बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है और डिग्री का एग्ज़ाम में भी आप ये नोट्स को पूरा पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स 1857, ये है इकबाल हुसैन लिखे हैं, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिबेल्स ऑफ 1857 इकबाल हुसैन लिखे हैं। तो और एक है एक्सकावेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान, खान मोहम्मद सादिक खान लिखे हैं एक्सकावेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दीज वेयर नोट्स फॉर 1857 रिवोल्ट। जब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और फिर कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे